चलिए जी, तो कल का जो 3 सवाल आप लोग को दिया गया था उसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आपके पास क्या था, एक ब्लॉक था मास m का, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, स्ट्रिंग पुली से पास कर रहा था, स्ट्रिंग का दूसरा सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड था और जो पुली था वो एक स्प्रिंग के साथ इस सपोर्ट से लटक रहा था और स्प्रिंग का जो स्टिफनेस था वो आपका k था। साथ में कंडीशंस दी गई हैं कि आपका जो स्प्रिंग है और स्ट्रिंग है वो आइडियल है, मतलब इसका पास भी कोई मास नहीं है, स्प्रिंग में भी कोई मास नहीं है और आपका स्ट्रिंग भी मासलेस है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो पुली है पुली के पास भी कोई मास नहीं है और आपका ये स्मूथ है, मतलब रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसके लिए आपका टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। हमने आपको बताया था कि ऐसे सवालों में हम ये मान करके चलेंगे कि बॉडी जो है वो अपने मीन पोजीशन पर आकर के रुकी हुई है, रेस्ट पर है, मतलब हम ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट करने वाले हैं। हम मान करके चलेंगे जब हम इसको इसके मीन पोजीशन से x नीचे खींचेंगे तो ऊपर का टेंशन लगने वाला बढ़ जाएगा और उस टेंशन के चलते क्या होगा, ये बॉडी ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन के साथ। आई बात समझ में? अब है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो पुली है आपका, जिस पुली को अभी आप देख रहे हो, ठीक, अगर ये पुली x नीचे आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पुली x नीचे आता है तो क्या होगा, ये कितना नीचे आएगा, x नीचे आएगा पक्का। अगर ये पुली x नीचे आता है, जरा ध्यान से सोच करके जवाब दीजिएगा। ये जो आपका स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है x, पुली आपका आया नीचे x, तो आपका ये जो मास m है ये कितना नीचे आएगा? हाँ, कैसे 2x? आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि अगर आप इसको x नीचे भेजेंगे तो ये 2x नीचे आएगा? दिमाग में चित्र बन रहा है? नहीं बन रहा है? अभी बनाते हैं, अभी दिमाग में देखिए चित्र बनाते हैं कैसे। मान लीजिए यहां पर ये अटैच्ड नहीं है, ग्राउंड के साथ अटैच्ड नहीं है। अगर ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड नहीं होता और आपका पुली x नीचे आता तो ये भी x नीचे आता, ये भी x नीचे आता। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि आपका अटैच्ड नहीं है, पुली आपका x नीचे आया, ये भी x नीचे आया, ये भी x नीचे आया, ठीक। अब ये जो x नीचे आया है, आपको पता है ये x आ तो नहीं सकता है नीचे, तो जितना नीचे आया है उसको वापस फिर से ऊपर भेज दो x। तो आपका पहले ये x नीचे आया था और आपने इसको जो x नीचे आया था इसको ऊपर भेजा, तो इसको ऊपर भेजने के चलते ये कितना हो गया, 2x। अब चित्र बना, पुली x नीचे आया तो मास कितना नीचे गया, 2x। अगर ये x डिस्प्लेस कर रहा है तो ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 2x। तो अगर ये x डिस्प्लेस करेगा तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x/2। अब आया समझ में? अगर आपका मास m, इसको आप x नीचे खींचेंगे तो आपका जो पुली है वो कितना नीचे आएगा, x/2, और पुली अगर x/2 नीचे आएगा तो आपका स्प्रिंग भी कितना आएगा, x/2 ही नीचे आएगा। ये समझ में आ गया? अब आगे आते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमने इस मास को इसके मीन पोजीशन से x से नीचे खींचा है। आपको पता है कि जब आप नीचे खींचेंगे तो ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा होगा तो क्या आप लिख सकते हैं, T1। मान लेते हैं कि ये जो आपका रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन है T1, ठीक। और क्योंकि ये रस्सी सेम है, पहली बात ये रस्सी सेम है, कंटिन्यूड है। दूसरी बात, आपके पुली में कोई मास नहीं है तो ये जो रस्सी यहां से लेकर के यहां तक पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा। अगर पुली के पास मास होता तो आप इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन लेते T1, इसमें टेंशन लेते T2, क्योंकि पुली आपका रोटेट करता। बट आपका मास, आपका जो पुली है वो वहां पर मासलेस है, उसमें कोई मास नहीं है, तो आप जो है इस टेंशन को और इस टेंशन को आप क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। यहां भी T1 तो आपका टेंशन यहां भी T1, ठीक। अब आप लिखो इक्वेशन, इस मास के लिए इक्वेशन लिखो। आपने इसको नीचे खींचा x, तो ऊपर लगने वाला टेंशन हो गया ज्यादा, ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक। अब देखिए ये आपने इसके लिए लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर यहां टेंशन T1 है, यहां टेंशन T1 है, तो यहां पर इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन, इस स्प्रिंग में कितना टेंशन होगा, 2T1 होगा। यहां पर आपका कितना होगा, 2T1 होगा। और आप इस 2T1 को क्या लिख सकते हैं, आप इस 2T1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2T1 इज इक्वल टू K इंटू x/2, K इंटू x/2 लिख सकते हैं। स्प्रिंग आपका कितना नीचे इलोंगेट हुआ है, x/2, तो आपका स्प्रिंग में कितना टेंशन होना चाहिए, K इंटू x/2। और आपका यहां से भी कितना आ रहा है, यहां से आपका आ रहा है 2T1, तो 2T1 किसके बराबर होना चाहिए, K इंटू x/2 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए अगर ऐसा होना चाहिए तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू KX/4, ठीक।
यहां भी T1 यहां भी T1, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए तो K इंटू एक्स बाई 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका kx अपॉन 4m। ठीक, इस x को जरा सा आप दूर लिखिए, दूर लिख करके क्या आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, मतलब आपका a क्या हो गया, a हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर x, जहां ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू है अंडर रूट k बाई 4m। अगर ओमेगा इतना है तो टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब कितना 2 पाई अंडर रूट 4m अपॉन k। आया समझ में? किसी को डाउट कहीं पर लिख लीजिए। आपका कितना, ये आंसर आप लोगों का कितना आया था, जिनका बना था, तीनों का बना था ना, कितना आया था, इतना आया था आपका, आया था आपका, इतना नहीं आया था, तो आप इसी प्रोसेस से बनाए थे। चलिए बहुत बढ़िया बात, लिखिए। यही था ना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये था ना आपका, इसका निकला टाइम पीरियड नहीं आया, कैसे, ये तो आसान, उसी सेम पैटर्न, अगर आपको वो वाला सवाल बना था तो ये भी बनना चाहिए था। इस वाले केस में भी अगर आपने ये पता कर लिया, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका मास अगर x डिस्प्लेस करेगा तो स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, स्प्रिंग कितना इलोंगेट करेगा, तो आपका सवाल बन जाएगा। कैसे? सबसे पहले देखो, आप वही चीज मान लो कि आपका वेट का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी यहां पर हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, वेट के इफेक्ट को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। इस वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, T1। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा T1/2, यहां पर कितना होगा T1/2। ठीक, दोनों आपके लेफ्ट वाले साइड में और राइट वाले साइड में T1/2 होगा। टेंशन का तो हमने देख लिया। अब अगर आपका मास, सपोज करो अगर आपका ये जो पुली है ये आपका x नीचे आया, x नीचे आया तो मास भी आपका x नीचे आया, मतलब अगर आप मास को x पकड़ के नीचे खींचोगे तो पुली आपका x नीचे आएगा। तो अगर आपका पुली x नीचे आएगा तो आपके स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, अगर ये आप ये पता कर लिए तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब देखो, अगर आपका ये पुली नीचे आता है x, अगर आपका पुली नीचे आता है x, मान लेते हैं कि ये दोनों आपके यहां से डिटैच्ड है, या फिर ये वाला जो पार्ट है आपका ये डिटैच्ड है। ठीक है, अगर ये नीचे x आया तो ये नीचे x आया, ये भी आपका नीचे x आया। ठीक, अब क्योंकि ये आपका अटैच्ड करना है आपको, तो आप इसको वापस जाकर के क्या कर दो, अटैच कर दो, मतलब x जो है नीचे आया था उसको x और पकड़ के खींच दो, तो आपका स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हो गया, 2x। एक बार x इसके नीचे आने की वजह से और एक बार x जो आपने इसको पकड़ करके फिर उसको अटैच करा, तो अब x + x कितना हो गया, यहां पर 2x। मतलब कि अगर आपका मास x नीचे आ रहा है तो आपके स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, लिख दो, जब आप इसको पकड़ के नीचे x, इसको जब आप इसके मीन पोजीशन से नीचे पकड़ के खींचोगे तो ऊपर लगने वाला टेंशन ज्यादा हो जाएगा, टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, T1 इज इक्वल टू क्या, m1 इंटू a, लिख दिया आपने। अब देखो आगे क्या, T1/2 इज इक्वल टू T1/2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 2x। ठीक, तो आपका T1 इज इक्वल टू व्हाट, T1 इज इक्वल टू 4kx, और T1 का वैल्यू m1a के बराबर है, तो आप क्या कर दीजिए, m1a या फिर ma के बराबर है, तो 4kx इज इक्वल टू m इंटू a, तो यहां से आपका a क्या आ गया, 4k/m इंटू x। ठीक, अब आप इसको a इज इक्वल टू आप कर दो ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ठीक, तो आपका ओमेगा यहां से कितना आ गया, ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट 4k/m। ठीक, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया आपका 2 पाई अंडर रूट m/4k। आया समझ में? किसी को डाउट नहीं है? पक्का लिख लीजिए। ये सवाल बना थर्ड, थोड़ा गलत हो गया, अच्छा चलो देखते हैं। मान लीजिए इस सवाल में जो आपके यहां पर आपका पुली है, यहां पर आपका मास है, मान लेते हैं कि आपका जो मास है ये x नीचे गया अपने मीन पोजीशन से। ठीक, अगर ये x नीचे गया तो इस वाले पुली को हम मान लेते हैं, ये पुली आपका कितना नीचे आया, इसको हम मान लेते हैं कि आपका y नीचे आया। ठीक,
अगर ये y नीचे आया तो इस वाले स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया, या फिर x, आप x माइनस वाई कह लो या y माइनस एक्स कह लो। अगर आपका स्प्रिंग का एक सिरा आपने x पकड़ के खींचा है और दूसरे सिरे को y नीचे कर दिया तो आपका टोटल इलोंगेशन इसमें कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया। अब इसको देख लो, अगर आपका यहां पर इसको आपने y खींचोगे तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। अगर ये y आता नीचे, ये ओपन रहता तो दोनों आपके y नीचे खींचते, ये भी और ये भी, और इसको वापस पकड़ के जोड़ दो y ऊपर ले जा करके, तो यहां पर कितना हो गया, इसमें इलोंगेशन हो गया आपका 2y। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप इसको नीचे खींचेंगे x तो ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा ज्यादा, ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा ज्यादा तो ये क्या करना शुरू कर देगा, एसएम करना शुरू कर देगा। ऊपर लगने वाला यहां पर फोर्स है कितना, यहां पर हम टेंशन मान लेते हैं T1, यहां पे भी टेंशन T1, तो यहां कितना हो जाएगा T1/2, यहां कितना हो जाएगा T1/2। ठीक, ये जो आपका T1 है, ये जो आपका T1 है, T1 हम लिख सकते हैं क्या, T1 इज इक्वल टू m इंटू a, लिख सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि जो आपका T1 होगा वो क्या होगा, k टाइम्स ऑफ x माइनस वाई होगा। T1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। आगे देखिए यहां पर क्या है, T1/2, T1/2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ व्हाट, 2y। ठीक, तो यहां से आपका T1 कितना आ गया, T1 आ गया आपका 2ky। ठीक, तो आपका T1 यहां से कितना आ गया, T1 आ गया आपका 4ky। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, आप y को लिख दीजिए, यहां पर y को आप लिख दीजिए T1/4k और इस y को यहां पर पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो T1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस T1/4k। ठीक है, तो आपका T1 कितना आ गया, T1 आपका आ गया, या फिर एक ऐसा कर लो, इसको आप ओपन कर दो, ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये T1 इज इक्वल टू kx माइनस k टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाई 4k। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, T1 प्लस k टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाई 4k इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। ठीक, k से k आपका कैंसिल, T1 प्लस T1/4 मतलब क्या, 5T1/4 इज इक्वल टू k इंटू x। ठीक है, और T1 आपका है किसके बराबर, ma के बराबर, तो आप यहां लिख दीजिए 5 टाइम्स ऑफ ma डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू x। तो आपका a कितना हो गया, a आपका हो गया 4kx डिवाइडेड बाई 5m। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालिए, ओमेगा का वैल्यू आपको पता चल चुका है, √4k डिवाइडेड बाई 5m, टाइम पीरियड का कितना, 2 पाई √5m डिवाइडेड बाई 4k। आया समझ में, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है भैया, मान लीजिए आपके दो मासेस हैं। ठीक है, ये आपके ग्राउंड पर ऐसे रखे हुए हैं, दो मासेस। ठीक, इधर आपका m1 है, यहां आपका m2 है। ठीक, इन दोनों मासेस को आपने एक स्प्रिंग से अटैच करा हुआ है, ये स्प्रिंग का स्टिफनेस है आपका K। ठीक, मान लीजिए अभी आपका स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, इस पोजीशन पर आपका स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ पर है मतलब इस ब्लॉक पे भी लगने वाला फोर्स 0, इस ब्लॉक पे भी लगने वाला फोर्स 0, मतलब ये भी इसका मीन पोजीशन और ये भी इसका मीन पोजीशन। आई बात समझ में। अगर आप इस स्प्रिंग को हल्का सा कुछ इस तरह से पोजीशन में ला करके रख दें, जहां आप इस मास m1 को हल्का डिस्प्लेस कर दो, इधर आपने मास m1 को इसके मीन पोजीशन से लेट अस सपोज आपने डिस्प्लेस किया कितना, x1। आपका जो मास m1 था इसको आपने कितना डिस्प्लेस किया, x1, और आपका जो मास m2 था इसको इसके मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस करा, लेट अस सपोज ये आपका m2 है, तो m2 को आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया, आपने m2 को डिस्प्लेस करा x2। ठीक, तो आपका अगर इस तरह से आपने m1 और m2 को डिस्प्लेस करा तो आपका जो स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन हुआ, जो स्प्रिंग पहले आपका नेचुरल लेंथ पर था, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, स्प्रिंग पहले आपका नेचुरल लेंथ पर था, m1 मास को आपने x1 इधर की तरफ आपका डिस्प्लेस किया, m2 मास को आपने पकड़ के इधर की तरफ डिस्प्लेस किया,
m1 में आपका डिस्प्लेसमेंट है x1 उसके मीन पोजीशन से, m2 में डिस्प्लेसमेंट है x2 उसके मीन पोजीशन से। स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना होगा नीरज? स्प्रिंग टोटल कितना इलोंगेट हुआ? x1 प्लस x2। पक्का सबको समझ में आया? आपका स्प्रिंग यहाँ नेचुरल लेंथ पर था, इधर आपका x1 खींचा, इधर आपका x2 खींचा, टोटल कितना खींचा? x1 प्लस x2। आया समझ में? तो अगर आपका स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन x1 प्लस x2 है तो आपका स्प्रिंग, अब सोचो एक स्प्रिंग ऐसे था, पहले ऐसे था आपका स्प्रिंग, मान लीजिए इसी स्प्रिंग को आपने दोनों तरफ से पकड़ के खींचा और टोटल इलोंगेशन हो गया k टाइम्स ऑफ, सॉरी टोटल इलोंगेशन हो गया x1 प्लस x2। तो स्प्रिंग जो आपका दोनों सिरे को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से खींचेगा? k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 खींचेगा। तो इधर आपका स्प्रिंग फोर्स कितना लगाया? k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, और इधर भी आपका स्प्रिंग कितना फोर्स लगाया? k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2। आया समझ में? अगर आपका k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 इधर फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग m1 पे, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, तो क्या आप लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू m1 इंटू a? लिख सकते हैं आप? आई बात समझ में? इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक, अब जरा सोचना, ये जो आपका स्प्रिंग, यहां पर दोनों मासेस थे, स्प्रिंग से कनेक्टेड थे, इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है, आपने जब इन दोनों को पकड़ के खींचा और जब पकड़ के आप छोड़ देंगे, एक बार आपके छोड़ने के बाद, जब आप पकड़ के स्प्रिंग को छोड़ते हैं, ऐसे पकड़ के जब आप खींचते हैं और खींच कर जब आप छोड़ते हैं, तब क्या होना शुरू होता है? ऐसे जब होना शुरू करता है। आपके छोड़ने के बाद क्या यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपका स्प्रिंग है, वही आपका ऑसिलेट कर रहा होगा, और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर एक्ट कर नहीं रहा है। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा? इस पूरे सिस्टम का, यहां m1 है, यहां m2 है, स्प्रिंग आपका मासलेस है, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। और क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या आपका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा। अगर आपका कोई नेट फोर्स, अगर आपका F नेट 0 है, मान लीजिए अगर आपका F नेट सिस्टम पर 0 है, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, अगर आपका F नेट सिस्टम पर 0 है, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? आपका 0 है ना, 0। और अगर आपका एक्सीलरेशन 0 है मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। आई बात समझ में? अगर आपका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, क्या होता था? डेल्टा x सेंटर ऑफ मास क्या होता था? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय क्या? m1 प्लस m2, ये होता था। और आपका चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। तो आप इसको लिख सकते हैं m1 x1, और x1 को साइन के साथ लिखो, लेफ्ट की तरफ है तो क्या? माइनस, प्लस m2 x2 की तरफ, राइट की तरफ है तो प्लस, डिवाइडेड बाय क्या? m1 प्लस m2। ठीक, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 आ गया। तो आप x2 को क्या लिख सकते हैं? x2 को आप लिख सकते हैं m1 x1 डिवाइडेड बाय क्या? m2। इस x1 इस x2 को यहां पर पुट कर दीजिए, कर सकते हैं हम, कर दीजिए पुट, तो क्या हो जाएगा आपका? k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 की जगह इसको पुट कर दो, m1 x1 डिवाइडेड बाय क्या? m1 x1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू व्हाट? m1 इंटू a। आई बात समझ में? अब एलसीएम लीजिए, और x1 यहां पर भी है, x1 यहां पर भी है, क्या आप इस x1 को बाहर निकाल के यहां लिख सकते हो? लिख दो। ये क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका 1, और यहां पे भी आपका x1 हो गया, खत्म। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम यहां पर आप लेकर के लिखो, k टाइम्स ऑफ x1, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका? ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका, नीचे में आपका है m2, नीचे में है आपका m2, तो यहां क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू m1 इंटू, इज इक्वल टू m1 इंटू a। आया समझ में? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 यहां पर, और इधर क्या? m1 इंटू a। ठीक, किसी को डाउट यहां तक? नहीं है? पक्का? अब देखो यहां पर आप पहुंच चुके हैं, तो आप यहां से लिखिए एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया? एक्सेलरेशन आपका हो गया k x1 डिवाइड इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई क्या? m1 इंटू m2। आ रहा है समझ में? तो आप इसको लिखिए a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई क्या? m1 m2 इंटू x। ठीक, अब आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या? m1 प्लस m2।
आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटू एक्स, लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहां तक पहले लिखिए, इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिखिए। जहां कहीं भी सवाल में अगर आपको सरफेस के फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, ना तो आपको कहीं म्यू दिया हुआ है, ना सही सवाल में आपको फ्रिक्शन शब्द यूज किया है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप मान करके चलेंगे कि आपको सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है। कॉलेज में पता है एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, शायद आपके मित्र मंडली में भी ऐसे लोग होंगे, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि उसका एक नंबर उससे किसी का ज्यादा आ जाए। जैसे आपने 3 इडियट्स में चतुर रामालिंगम देखा है, कैरेक्टर चतुर का कैरेक्टर याद है, समझ लो एकदम एग्जैक्टली वही था, हरकत वैसा, उससे भी खतरनाक हरकत था। ठीक है। हमेशा टीचर के आगे पीछे हाँ सर यस सर झुका करके, पीठ पीछे उसी टीचर को गाली भी देता था, उसी टीचर को गाली देता, जिसके पीछे वो जी हुजूरी करता था, पीठ पीछे उसी टीचर को गाली देता था। और सब आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे हॉस्टल में उसका यही काम था ना। वो बच्चा ऐसा था कि अपना जब एग्जाम नहीं होता था तब वो सारा पढ़ करके सिलेबस कंप्लीट कर लेता था, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले सबके रूम में घुसेगा और ऐसा दोस्ती दिखाएगा, अरे यार तुम ही तो हो, चलो कुछ खा करके पी करके आते हैं। मेरे साथ मेरे रूम में एक मेरा बंगाली रूममेट था, ठीक है, और हम लोग दोनों पढ़ने में अच्छे थे। अब मेरा क्या है, मेरा उसके साथ बनता नहीं था, हमको पता था कि वो कैसा है, तो हम उसको अपने से दूरी रखते थे। बट वो जो बंगाली था बेचारा बड़ा सीधा साधा बच्चा था, कोई फुला दिया तो फूल गए, कोई कुछ कह दिया तो कुछ इन्फ्लुएंस हो गया, तो रूम में घुसा। मेरे को अभी तक याद है कि हम लोग का एग्जाम अगले दिन था थ्योरी ऑफ मशीन्स का एग्जाम था। रूम में घुसा, रात भर रूम में रहा भाई, रात के 2 बजे तक रूम में रहा, और उसके साथ मस्ती कर रहा है, उसके साथ बातचीत, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है, और उसके साथ कर रहा है, हम उसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि मेरा रूममेट बंगाली पागल, वो भी उसी के साथ बैठ करके बात, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको रूम से भगाए, हमको बैठ के पढ़ना है, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है, पूरा खुल करके हंसी मजाक कर रहा है। और हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ पा नहीं रहे, बट हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो मेरा रूममेट को बुरा लग जाएगा भाई। और उसका वही इंटेंशन था कि इनके रूम में घुसो, एक को पकड़ो, दोनों डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। अब ठीक है, रात भर जैसे चला। उसके साथ एक और दिक्कत थी कि थ्योरी ऑफ मशीन्स जो मेरा था ना, जो थ्योरी ऑफ मशीन्स के हमारे सर थे श्रीनू, उन सर का नाम हम श्रीनू सर बोलते थे, उनका नाम श्रीनिवासन था, साउथ इंडिया के थे। और मेरे फेवरेट टीचर थे भाई, मेरे फेवरेट टीचर, सर भी मेरे को बहुत मानते थे, मेरे तो बहुत फेवरेट टीचर थे। तो ऐसा बहुत बार होता था कि क्लास खत्म हो गया, क्लास खत्म होने के बाद हम सर के केबिन में जा करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सर के साथ, सर ये सवाल ऐसे कैसे बनेगा, वैसे कैसे बनेगा, ये सब चीज वो देखता था, उसको पता था कि इसका थ्योरी ऑफ मशीन स्ट्रांग है, इसको थ्योरी ऑफ मशीन्स में जाकर के डिस्टर्ब करो, थ्योरी ऑफ मशीन्स में इसका नंबर मेरे से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अभी रात भर रहा वो, पूरा एकदम रात के 2-3 बजे गया, वो भी जब उसको बंगाली लात मार के बाहर निकाला, तब फिर वो बाहर गया कि तुम भाग यहाँ से, तुमको जाना पड़ेगा, हम सोने जा रहे हैं, बंगाली ये बोला, तब वो जाकर के बाहर निकला। जब सब कुछ हो गया, सुबह हुआ भाई, अब जैसे तैसे हम लोग अपना पढ़ाई किए, अगले दिन एग्जाम दिए, एग्जाम दा करके बाहर निकल के आए, तो सीधे एग्जाम जैसे दे करके हम लोग रूम में आए, अभी बैठे हुए, आ गया रूम में, और बंगाली कैसा गया तुम्हारा एग्जाम। अब बंगाली को पूरा पकड़ के उसको पूरे दे जा रहे, तो ये वाला सवाल कैसे बनाए, वो वाला सवाल कैसे बनाए। मेरे से उसका बातचीत नहीं होता था, हम उसको बहुत पहले ही लड़ाई, किसी बात से हम लोग का लड़ाई हो गया था, उसके बाद से बातचीत बंद था। फिर अब बंगाली को पूरा दे जा रहा है कि बताओ कैसे गया तुम्हारा एग्जाम, कैसा गया तुम, बेचारा जो बोलना है बोलने यार। अब वो एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आया, रिजल्ट भी ऐसे टाइम में आया ना कि आपका उस समय हम लोग का छुट्टी होने वाला था, तो सब लोग को कौतूहल था कि सर कम से कम छुट्टी होने से पहले रिजल्ट दे दीजिए हम लोग को पता चल जाएगा कि मार्क्स हम लोग कितना है। अब रिजल्ट वाले दिन मेरे को अभी तक याद है कि हम हॉस्टल में अचानक से हल्ला हुआ कि थ्योरी ऑफ मशीन्स का मार्क्स आ गया है। जब मार्क्स हम लोग का लगता था तो एकेडमिक बिल्डिंग में लगता था, हम लोग का हॉस्टल एकेडमिक बिल्डिंग से दूर था, तो सब बच्चे हम लोग जा करके एकेडमिक बिल्डिंग जाते थे, अपना मार्क्स देखते थे। तो पता चला कि भाई मार्क्स आ गया है। तो हमको याद है हम इधर से जा रहे थे और शायद उधर से वो आ रहा था, हम इधर से जा रहे थे, वो उधर से आ रहा था। तो हम देखे ना कि जब हम उधर से जा रहे हैं तो पूरा गुस्से में उसका चेहरा लाल है, मेरे से आंख भी ऐसे मिलाया भी नहीं, आंख भी नहीं मिलाया, ऐसे सर झुका करके देखते हुए चला गया, हमको देखा भी नहीं। हमको लगा क्या बात है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका झूठ बात था,
ये अगर इसका मार्क्स अच्छा आया होता तो कूदते नाचते हुए जाता, बट ये सर झुका के जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है अफवाह फैलाया होगा, हॉस्टल में अफवाह भी बहुत उड़ता था, पता चला मार्क्स ही नहीं आया, अफवाह उड़ा दिया सबकी मार्क्स आ गया, मार्क्स आ गया। जा करके देखे तो देखे कि थ्योरी ऑफ मशीन्स का नंबर लगा हुआ है, ठीक है। 25 नंबर का एग्जाम होता था हम लोग का, मिड टर्म एग्जाम था, 25 नंबर का एग्जाम था। देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स का मार्क्स लगा हुआ है, उसमें सबसे ऊपर सबसे टॉप पर मेरा नाम 25 आउट ऑफ 25 मेरा नाम। अब हमको समझ में आया कि यार इसका टेंशन, इसका जो मुंह था उतरा हुआ क्यों था। इतना मेहनत किया भाई, रात भर रूम में घुस करके रहा, रातों भर रहा, बंगाली को पकड़ के नहीं, बंगाली का नंबर, सच में बंगाली का एग्जाम खराब हो गया। बंगाली जिसको रात भर डिस्टर्ब किया था उसका नंबर अच्छा नहीं आया था, उसका खुद का भी नंबर ना 25 में 19 नंबर आया था, उसका सेकंड हाईएस्ट। अब उसको टेंशन कि भाई मेरा 25 क्यों नहीं आया। कहानी आपको हम सुना रहे, इसका रीजन है, मेरा नंबर आने का रीजन ये था ना यार कि जो थ्योरी ऑफ मशीन्स सब्जेक्ट था वो हम सिर्फ एग्जाम के पहले नहीं पढ़ते थे। जैसा कि हम आपको बताए, मेरा जो सर के साथ ट्यूनिंग था, इतना जबरदस्त ट्यूनिंग था कि क्लास खत्म होता था, बाकी लोग गया हॉस्टल, हम सर के केबिन में जाकर के क्वेश्चन डिस्कस करना चालू कर देते थे। तो वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट था कि आप एग्जाम के पहले भी किसी भी दिन अगर आप सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेते तो हम उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते थे। आओ ले लो थ्योरी ऑफ मशीन्स का टेस्ट। तो खुद की तैयारी इस तरह से रखें ना, इस तरह से पढ़िए कि चाहे कोई डिस्टर्ब कर ले इंटेंशनली आकर के, या फिर आप किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाए, आपका पढ़ाई उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से पढ़ाई को करिए, इंटरेस्ट से पढ़िए। जैसे देखिए हम लोग भी सब सवाल निकाल रहे हैं, एक तरीका इसको देखने का ऐसा है कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, ओमेगा, टाइम पीरियड, स्प्रिंग पकड़ के खींच रहे हैं, छोड़ देना, इसे कर रहा है, यही करना है जीवन भर। एक इसको देखने का एक तरीका है, समझ रहे हो कि क्या हो रहा है सर, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब का क्या काम होने वाला है। एक तरीका इसका ये है देखने का। दूसरा तरीका देखने का इसको यही है भाई कि सोचो ना, एक स्प्रिंग लटक रहा है, उससे एक मास लटक रहा है, उस मास को हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, और मेरे को इतना पता है, हम इतना सीख चुके हैं कि जो आपका मास, जो आपका एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हर चीज को देखने का दो नजरिया, एक होता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है कि यार मेरे को आ गया, निकालना आ गया, स्प्रिंग का, मास का, सबका मेरे को टाइम पीरियड ओमेगा निकालना आ गया। रिजिड बॉडी रोटेशन में आपको पता है कि अगर आपका कोई व्हील है जो कि आपका रोलिंग कर रहा है, रोलिंग का क्या कंडीशन होगा, कैसा कंडीशन होगा, कितना आपका उसका वेलोसिटी होगा, जब आप नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो कितना दूरी पर जाके रुकेगा, ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो ग्राउंड पर कितना वेलोसिटी के पास, मतलब वो सब चीज एक दूसरा तरीका होता है जहां आप इसी चीज को इंटरेस्ट से देख रहे हो कि यार इतना सारा चीज आप निकालना सीख गए हो जो कि आपको पहले नहीं आता था। इंटरेस्ट से पढ़िएगा ना, तब वो किक अंदर से आएगा कि हमको थोड़ा सा और जानना चाहिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मील चलना चाहिए। समझ रहे हैं। आज एक बहुत अच्छा हम वीडियो देख रहे थे, बहुत अच्छा वीडियो में क्या था कि दो एथलीट्स थे, दो स्प्रिंटर्स थे, दोनों रेस कर रहे थे, दोनों एक साथ दौड़ रहे थे, मतलब जो आपका फिनिश लाइन होता है ना, दोनों एक साथ पहुंचने वाले थे। लग रहा था कि एक साथ दोनों ही पहुंचेंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ फर्स्ट करेंगे। एक बंदा जो था, जब वो फिनिश लाइन के नजदीक आया, दोनों एक साथ नजदीक पहुंचे, एक बंदा जो था फिनिश लाइन के पास आकर के जंप कर गया, और जब कूद गया फिनिश लाइन पे ही कूद गया, और दूसरा जो था जैसे दौड़ते आ रहा था वैसे दौड़ते गया। हुआ क्या कूदने से, गिर गया, और गिरते 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 उसका जो सर था या फिर जो हाथ था वो आकर के आपके फिनिश लाइन को टच कर गया। दोनों दौड़ रहे थे, दौड़ते जाते साथ में पहुंचते, हो सकता है वो हार भी जाता। उसको पता था कि मेरे साथ कोई और चल रहा है, मेरे को जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या किया, खुद की बॉडी को ही फेंक दिया। लगेगा चोट तो लगेगा, लेकिन जीतना है तो जीतना है। और ये तब आता है ना जब आपको अंदर से सच में चाहिए होता है यार कि हमको करना है। समझ रहे हो। तो अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट का फैक्टर को जोड़िए कि आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर वो चीज दिमाग में आ गया ना कि क्या पढ़ रहे हैं सही, सब दिमाग खराब करे हुए, इधर इधर खाली स्प्रिंगे घुमा रहे हैं 1 महीना से, तो फिर आपको फिर समझ लो कि सरदर्द, फिजिक्स सिर्फ सरदर्दी करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा। समझ रहे हैं। तो इंटरेस्ट बेसिस पर पढ़ना चालू कर दीजिए। यहां तक लिख लिए आप लोग, सब लोग लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया k अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी m1 m2 है ना, पहले m1 m2
m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू एक्स। इसी को आप किससे ओमेगा स्क्वायर एक्स से आप इक्वेट करते हैं तो आपका ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा का आपका वैल्यू आ गया अंडर रूट के अपॉन ये वाला वैल्यू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट ये वाला वैल्यू अपॉन के। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ना नीचे में m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। क्यों बोलते हैं इस चीज को समझिएगा। जब आपका एक सिंगल स्प्रिंग होता है, इससे सिंगल मास आपका अटैच्ड होता है, आपका जब सिंगल मास अटैच्ड होता है तो इसका आपका ओमेगा कितना आता है, ओमेगा आता है अंडर रूट के बाई एम। अगर आप इससे इसकी तुलना करेंगे तो ये यहां पर आपके दो मासेस थे, अगर इन दोनों मासेस को हटा करके आप एक सिंगल मास रखिए, यहां पर सिंगल मास रखिए जिसका मास इसके बराबर है, तो क्या यही सिस्टम आपका इसको रिप्लेस कर सकता है। अगर हम आपको बोल दें कि सिस्टम को हटाइए और एक सिंगल मास से रिप्लेस कीजिए, तो वो सिंगल मास कितना होना चाहिए, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये बता रहा है कि इन दोनों मासेस के बदले रिड्यूस्ड मास किसको बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास उस ब्लॉक का मास होता है जो इन दोनों मासेस के बदले भी अगर यहां पर होगा तो उसका भी आपका ओमेगा और टाइम पीरियड सेम आएगा। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड मास को आप म्यू से दिखाते हैं। म्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, म्यू का वैल्यू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2। तो आप यहां लिख देंगे क्या, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन म्यू 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। आया समझ में रिड्यूस्ड मास क्या होता है, ओमेगा कैसे निकला, टाइम पीरियड कैसे निकला, सब कुछ समझ में आया, लिख लीजिए। हो गया। तो रिड्यूस्ड मास क्या था, रिड्यूस्ड मास वो सिंगल मास था जिसको अगर आप यहां पर रखेंगे, स्प्रिंग से अटैच करेंगे, तो वो भी उतना ही टाइम पीरियड पर ऑसिलेट करेगा जिस टाइम पीरियड पर आपके ये दोनों मास ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी सवाल का टाइम पीरियड निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके को देखिए। आज जितना आपको जो भी हम पढ़ाए सब कुछ समझ में आया, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो आप जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उसको कल आप लोग रिवाइज करके आएंगे। इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एंगुलर एसएचएम, मतलब जो आपका एसएचएम अभी लीनियर हो रहा था, अगर एक पेंडुलम ले लो, जैसे पेंडुलम लो और पेंडुलम को ऐसे 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 आप करोगे तो क्या होगा, वो एसएचएम करेगा, उसका बॉब एसएचएम करेगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, अभी तक लीनियर पढ़ रहे थे, कल हम लोग एंगुलर एसएचएम पे चलेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल।